नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेज में। मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक जो है कक्षा 11 की बहुत ही बेहतरीन पोयम जिसका नाम है फादर टू सन। लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग ने। बहुत ही अच्छे राइटर भी हैं। अगर बात की जाए इस लेसन की तो मित्रों इसमें एक पिता अपने पुत्र के संबंधों के बारे में बताता है और जनरेशन गैप जो होती है यानी पीढ़ियों का जो अंतराल होता है वो कैसे उसको झेलता है, कैसे महसूस करता है, इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करता है। और इस कविता में आप ये जान पाएंगे कि जो पारस्परिक समझ, सहनशीलता, स्वीकृति, ये जो कमी है इसके कारण जो कड़वाहट होती है संबंधों में वो बन जाती है पिता और पुत्र की पारिवारिक समस्या के बारे में थोड़ी बात की गई है इस कविता में राइटर के द्वारा। तो आइए मित्रों, बिना देरी किए हुए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि कविता में क्या कहने का प्रयास कर रहा है लेखक। सबसे पहले स्टेंजा में मित्रों देख सकते हैं लिखा है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दाउ वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल एट हैव आई किल्ड। देखो ये स्मॉल तक ही पैराग्राफ था, एक नई लाइन इसमें जोड़ा गया एट हैव आई किल्ड। देखो यहाँ क्या बताया गया मित्रों, इसमें पहली पंक्ति में ही राइटर बता रहा है कि पिता कहता है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड द चाइल्ड, यानी मैं बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ। दुखी इस बात से कहता है कि दुखी होकर पिता को कहता है कि मैं अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ। दाउ वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, यद्यपि हम एक साथ रहते हैं कई वर्षों से उसी घर में। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल, बताया गया इसमें इसीलिए क्या करेंगे हम, इसीलिए वह उसी प्रकार का संबंध बनाने का प्रयास करेगा। ट्राई टू बिल्ड मतलब बनाने का प्रयास करेगा संबंध को अपने बीच में। फ्रॉम हाउ ही वाज स्मॉल, जब वह छोटा हुआ करता था, जैसे संबंध उसके बचपन में हुआ करते थे, पिता अपने बच्चे को लाड करता था, दुलार करता था, बिल्कुल उसी प्रकार का संबंध बनाने का प्रयास करेगा। कहता कि अब शायद उस जो पिता है उसको ये अनुभव हो गया था कि उसके पुत्र और उसके बीच में आपसी समझ की कमी है और वह उसको छुपाया करना चाहता है जिससे उनका संबंध सुधर सके। देखिए अगले पैराग्राफ में यहाँ से पढ़ेंगे इसको, एट आई हैव किल्ड। देखो एट आई किल्ड का मतलब यहाँ नष्ट करना होगा। बताया गया इसमें कि द सीड आई स्पेंट आर शॉन इट वेयर द लैंड इज हिज and none of mine. We speak like strangers. There's no sign of understanding in the air. This child is built to my design. At what he loves I cannot share. देखो इसमें क्या बताया गया है, कहता कि आई हैव किल्ड, मैंने समाप्त किया है। संबंध हम दोनों के बीच में जो कमी आई है, दूरियां जो आई हैं, इसका जिम्मेदार केवल मैं हूँ। उसने कहा कि द सीड आई स्पेंट आर साउंड, इसका मतलब होता है जो वृक्ष मैंने लगाया, ये मेरा खुद का बच्चा है। इट वेयर द लैंड, जिस धरती पर इसने जन्म लिया ये उसी की है। उसने कहा, पिता कहने का प्रयास कर रहा है कि ये जो बच्चा है, सीड मतलब यहाँ बीज होता है, यानी कि उसी का स्वयं का बालक जो है जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, ये धरती भी उसी की है। एंड नन ऑफ माइन, और कुछ भी मेरा नहीं है। पिता कहता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, जो कुछ भी है सब कुछ मेरे बच्चे का है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, फिर भी हम अजनबियों जैसे बात करते हैं। मतलब वो कहता है, जो पिता है वो दुखी होकर कहता है कि लेकिन हम फिर भी अजनबियों जैसे बात करते हैं। देयर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई समझ नहीं है, बताया गया है इन द एयर, मतलब दूर दूर तक हमारे बीच में समझ का कोई चिन्ह नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझते हैं। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, मतलब ये जो बच्चा है, वो जो पिता है वो कहने का प्रयास कर रहा है कि ये जो बच्चा है, डिजाइन का मतलब यहाँ होगा आकृति से, यानी जो बच्चा है शारीरिक रूप से उसी के जैसा दिखता है। एट फिर भी व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, फिर भी मैं एट व्हाट ही लव्स, हाँ फिर भी जो कुछ वो जिसे वो पसंद करता है कैन नॉट शेयर, मैं उससे बता नहीं सकता हूँ। इसमें जो पिता है अंतिम लाइनों का प्रयास करता कहने का, कहता है कि
जो बच्चा है वो शारीरिक रूप से मेरे जैसे दिखता है, दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, मतलब ये जो बच्चा है शारीरिक रूप से मेरे जैसे दिखता है, एट फिर भी व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, वो कहता है कि वह जिस चीज़ की प्रशंसा नहीं कर पाता वह उसके पुत्र को पसंद है, मतलब जो कुछ भी पिता नहीं पसंद करता उसके पुत्र को पसंद होता है। यही समस्या थी उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग न होने की। देखो आगे तीसरे पैराग्राफ में कहा गया है, साइलेंस सराउंड अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू रैदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड, आई वुड फॉरगिव हिम टू सैपिंग फ्रॉम सारो अ न्यू लव। उसने बताया, पिता उसका जो है आगे की बताता है पंक्तियों में कि साइलेंस सराउंड अस, मतलब खामोशी ने उनके संबंध को जकड़ लिया है। सराउंड मतलब के चारों तरफ वो घिरी हुई है, जो साइलेंस यानी जो चुप्पी है या जो खामोशी है। बताया गया इसमें आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, देखो उसे वो कहता है कि मैं अपने पुत्र को फिजूल खर्ची की तरह देखता हूँ। देखो अतिव्ययी मतलब होता है, देखो प्रोडिगल मतलब होता है अतिव्ययी, ज़्यादा खर्च करने वाला, ठीक है। वो कहता है कि मैं उसे अधिक खर्च करने की भी छूट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताया गया इसमें कि पिता और चाहता है, उससे चाहता है कि रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, लेकिन उसे वापस लौटना चाहिए अपने पिता के घर, द होम ही न्यू, यानी वह घर जिसे वो जानता है, मतलब उसी घर, एक पिता और पुत्र के बीच में संबंध है होने चाहिए, वो फिर से बनने चाहिए। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे उसके जो फिजूल खर्च हैं उसमें भी मैं उसका साथ दूंगा, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, एक पिता वो कहता है। रैदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड, मतलब वो नहीं चाहता है कि वह अपना खुद का घर बना ले। देखो मेक मतलब बनाना होता है, इसमें मैं उसे बनाते हुए नहीं दे सकता, ठीक है, या जाते हुए नहीं दे सकता अपनी दुनिया में, मतलब उसे एक अलग घर बना ले, वह हमसे दूर चला जाए, ये मैं देख नहीं सकता हूँ, एक पिता कहता है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, वो बताता कि मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा, ठीक है, वो कहता है कि मैं उसे उसकी गलतियों के लिए क्षमा भी कर दूंगा। सैपिंग फ्रॉम सारो आ न्यू लव, ठीक है, और हम एक आकार बना लेंगे, दुख का जो समय है या दुख का जो चरित्र है उसको बदलकर हम एक नए प्रेम में बदल देंगे, उसका एक आकार दे देंगे, एक नए प्रेम का आकार दे देंगे। मतलब वो कहता है कि अगर मेरा पुत्र वापस चला आए, ठीक है, और तो मैं सारी गलतियों को क्षमा कर दूंगा और उसके द्वारा जो दुख मुझे दिए गए हैं उसको हम एक नए प्रेम में बदल देंगे। अब आइए मित्रों अंतिम पैराग्राफ देखते हैं इसका। अंतिम पैराग्राफ में लेखक कहता है कि फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, वी स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्राम ग्रीफ, why anger grows from grief, we each put out an empty hand longing for something to forgive। देखो यहाँ क्या बताया गया कि अंतिम पैराग्राफ में जो लेखक है वो कहता है कि फादर एंड सन, पिता और पुत्र, जो पिता और पुत्र होते हैं, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, हम दोनों एक ही धरती पर रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, एंड द सेम लैंड, और उसी भूमि पर रहते हैं। ही स्पीक्स, वो बोलता है, वो कहता है, जो पिता है वो कहता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं कभी खुद को नहीं समझ सकता हूँ। उसने कहा कि मैं कभी खुद को नहीं समझ सकता हूँ। व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि मुझे क्यों क्रोध आता है दुख में। ग्रीफ मतलब यहाँ क्या होगा मित्रों, दुख होगा, सारो होगा, मतलब मुझे क्रोध क्यों आता है जब मैं दुख में होता हूँ अपने। तो यहाँ आगे बताता है वो, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम हमेशा रखेंगे या हम हमेशा रखते हैं अपने खाली हाथ। एम्प्टी हैंड का मतलब क्या होता है, अपने खाली हाथ रखेंगे एक दूसरे पर। लॉगिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और हम इच्छा रखेंगे या हमारी ये चाहत होगी, लॉगिंग मतलब यहाँ इच्छा है, चाहत होती है, या हमारी चाहत होगी फॉर समथिंग, कुछ के लिए, टू फॉरगिव कि हम भूल जाएं, हम कुछ ना कुछ छोड़ दें। यही एक तरीका है दूसरे को करीब लाने का, और यही एक तरीका कि अब हमारी जो स्थिति सुधारी जा सके पिता और पुत्र के बीच में। तो ये मित्रों आप बहुत अच्छी पोयम थी, आशा एवं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी पोयम। अब इसकी सेंट्रल आइडिया भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा मित्रों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो मित्रों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।